नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस। लेकर आया हूं जीएस की एक बात, और ये क्या है खास बात। ये है खास बात नए राज्यपाल को लेकर। नए राज्यपालों की नियुक्ति नए 8 राज्यों में कर दी गई हैं, जिसमें हम कुछ नाम देखने वाले हैं। वास्तव में 8 में से 4 का ट्रांसफर किया गया है और 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से एक खास नाम चौंकाने वाला है, वो है आपका थावरचंद गहलोत। वास्तव में थावरचंद गहलोत जो हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं और ये केंद्र में मंत्री हैं, और ये जो हैं अब नए राज्य कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, और ये जो हैं वो मूलतः आते हैं गुजरात से। तो इसके बाद सेकंड आते हैं हमारे थावरचंद गहलोत, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, और ये अब कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। रमेश बैस जो त्रिपुरा के थे, वास्तव में इनका ट्रांसफर किया गया है और इन्हें त्रिपुरा से जो है झारखंड भेजा जा रहा है। बंगारू दत्तात्रेय वास्तव में जो है हिमाचल के गवर्नर थे, जो अब हरियाणा के राज्यपाल होंगे। इसके बाद अगले आते हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और ये हरियाणा के राज्यपाल थे, अब त्रिपुरा के गवर्नर होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये नाम आता है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये मूलतः गोवा से आते हैं और गोवा की विधानसभा से भी संबंधित हैं, और ये हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। पीए श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल थे, जो कि अब गोवा के गवर्नर होंगे। इसी प्रकार हरिबाबू कंबपति मिजोरम के राज्यपाल होंगे। इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि 8 राज्यों को नए राज्यपाल मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, कौन कहां था और क्या कर रहा था। तो मुख्यतः हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो नवीनतम राज्यपाल बनाए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है छगन भाई पटेल का। मंगू भाई छगन भाई पटेल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मूलतः गुजरात से संबंधित हैं, और खास बात यह है कि ये स्पीकर के पद पर रहे हैं गुजरात की विधानसभा में। मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय ये गुजरात विधानसभा में सभापति के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके पहले वो गुजरात की कैबिनेट में भी अपना योगदान दे चुके हैं, और ये नवसारी से विधायक थे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा नाम है जो बीजेपी की पार्टी से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और थावरचंद गहलोत को देखते हैं। और थावरचंद गहलोत वास्तव में मध्य प्रदेश से आते हैं। ये बड़े दलित नेता के तौर पर जो है उभरे हैं, और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश की नागदा से रिलेटेड है। उज्जैन के पास में ही ये क्षेत्र है, और नागदा से वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो इन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया, और तब से ये मिनिस्टर के पद पर हैं। और आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो जब SC/ST एक्ट में जब संशोधन किए गए थे, तो थावरचंद गहलोत के द्वारा ही अपनी स्पीच जो है वो रखी गई थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दलित नेता के तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो भाजपा के संसदीय दल के और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रहे हैं। तो थावरचंद गहलोत जो है 70+ की आयु के कैटेगरी की वजह से शायद हटाए गए हैं, लेकिन यहां पर मुख्य बात जो है तावरचंद गहलोत को हटाकर सांसद सिंधिया जी को जो है फिट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। और अगला आता है नाम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का जो संबंध है वो है गोवा से। इनका इतिहास या इनका जो बैकग्राउंड है वो गोवा बीजेपी से जुड़ा हुआ है। महासचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं बीजेपी में। इसके अलावा 2014 में जब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री के तौर पर जब ये केंद्र में आए थे, तब ये चर्चा की गई थी कि इन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। तो सीएम की कुर्सी के तौर पर ये इनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का चला था, लेकिन उस समय बीजेपी के संसदीय दल ने इन्हें सीएम ना बनाकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर को सीएम बना दिया था। आर्लेकर जो गोवा के खास योगदान के लिए जाना जाता है, तो गोवा में इन्होंने अपनी असेंबली को पेपरलेस बनाने में काफी बड़ा योगदान दिया। इस तरीके से ये अपने महत्वपूर्ण है। अगला नाम आता है हरिबाबू कंबपति। छात्र नेता के तौर पर अपना ये योगदान देते हैं और अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। जय आंध्र आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और आंध्र प्रदेश के छात्र नेता के तौर पर इन्होंने काम किया है, और आंध्र प्रदेश जो बनाने में इनका योगदान हम कह सकते हैं। तो
आंध्र प्रदेश कब बना, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बताएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जयप्रकाश नारायण के साथ भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया और उनके साथ ये शामिल रहे। मीसा के तहत इन्हें अरेस्ट भी किया है, ठीक है। और ये मीसा जो है वो इमरजेंसी के समय की घटना है, और इमरजेंसी आपकी कब लगी है ये आपको पता होना चाहिए। और मीसा एक खास बात यह है कि उसी समय लालू प्रसाद यादव की बेटी का जन्म हुआ और उनका नाम इसी एक्ट के तहत रखा गया, मीसा, करेक्ट है। और आगे देखेंगे कि इनका जो संबंध है वो विशाखापट्टनम के एमपी के तौर पर भी रहा है। तो हरिबाबू कंभमपति जो है विशाखापट्टनम में सांसद के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन ये पदस्थापना, ये घटनाएं ये क्यों हो रही हैं, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा मोदी कैबिनेट को समझना होगा। वास्तव में ये जो ट्रांसफर है, ये जो 8 नए राज्यपाल बने हैं, ये क्यों बने हैं, ये किस तरीके से आते हैं, वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। खास बात यह है कि नए राज्यों जैसे हम देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव हैं, तो यहां पर फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में खास जगह जो दी जाने वाली है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और 3 बार के सांसद राकेश सिंह का नाम भी चर्चा में है। तो मेन मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ खास व्यक्तियों को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आ रही है, तो उसके लिए जगह बनानी है और जगह कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है। सभी को खुश करने की नीति है और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कुछ खास नाम शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यूपी की बात कर लेते हैं। अपना दल, ये एक अलायंस है, आपका जो घटक दल है बीजेपी का या एनडीए का, अनुप्रिया पटेल उसमें सबसे आगे हैं और ये जो है वो यहां से मंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। इसके अलावा वरुण गांधी, जो कि हम देखते हैं कि इन्हें कोई पद नहीं दिया गया था या कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था। रामशंकर कठेरिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे रीता बहुगुणा जोशी, जफर इस्लाम, ये नाम कुछ शामिल है। रीता बहुगुणा जोशी जो है पीछे आप देखें तो ये कांग्रेस से आई थी और एक कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन इन्होंने किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी कुछ नाम हैं और इनमें हम खास नाम देख सकते हैं पूनम महाजन, ठीक है, और प्रीतम मुंडे, गोपीनाथ मुंडे से आप नाम जोड़कर देख सकते हैं। पूनम महाजन जो है आपकी प्रमोद महाजन से जुड़ी हुई हैं, वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ नाम चर्चाओं में हैं और ये नाम चर्चाएं जो है मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर हैं। मोदी कैबिनेट में विस्तार क्यों हो रहा है, मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। भारत के संविधान में यह बताया गया है कि 15% से ज्यादा जो है मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें कि लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें जितनी भी हैं उस लोकसभा की सीटों में 15% से ज्यादा मंत्रियों को नहीं शामिल किया जा सकता। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मंत्री हैं वो इस संख्या तक पहुंच सकते हैं। तो अभी वो 15% का कोटा जो है वो खाली है, इस वजह से इन मंत्रियों को जगह दी जा रही है। मंत्री वही बन सकता है जो संसद का सदस्य हो, और संसद का सदस्य या तो वो लोकसभा से हो या वो राज्यसभा से हो। और लोकसभा राज्यसभा से यदि नहीं है तो वो मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है, 6 मंथ तक रह सकता है। जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो मंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्हें बाद में राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो 6 महीने तक जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री पद के तौर पर काम कर सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर जो है किसी ना किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये है मंत्रियों की संख्या, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था, ये प्रोविजन जो है वो 91 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शुरू किया गया।